स्वागत है दोस्तों आप सभी का सैम एजुकेशन चैनल में। आज तीसरे दिन में हम आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण पर, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इसमें एक मेन वर्ड है ये प्लानिंग। तो हम सबसे पहले प्लानिंग पर डिस्कस करेंगे, फिर प्लानिंग के बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग होता है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आयोजन। आयोजन मतलब प्लानिंग। किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके पहले हम विचार विमर्श करते हैं उस कार्य के बारे में। तो जो कार्य करते हैं उसके पहले जो हम सोचते हैं वही हमारा कहलाता है आयोजन, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग। इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आयोजन है, आयोजन न पूछ करके प्लानिंग पूछ लेता है। इंग्लिश भी वही रखता है, हिंदी भी वही रखता है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हिंदी के साथ साथ कोई भी टॉपिक रहता है उसकी इंग्लिश को भी हम याद रखते हैं। फिर आपका जो इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है निर्माण आयोजन। निर्माण आयोजन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अब देखो निर्माण जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसके लिए जो हम तर्क संगत और मितव्ययी दृष्टि से जो सोच समझकर एक शेड्यूलिंग बनाते हैं, क्रम निर्धारण करते हैं, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, वही हमारा कहलाता है निर्माण आयोजन कहलाता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके लिए जो हमें आवश्यकता होती है सामग्री की होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उपस्थित इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ध्यान उसमें हम टाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे ताकि जो हमारा निर्माण आयोजन है, प्लानिंग जो हमारी है वो उचित तरीके से हो। फिर आता है आयोजन का उद्देश्य। हम किस तरीके से उस जो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसकी हमारी किस तरीके से प्लानिंग है, उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट उसके क्या होते हैं। देखिए किसी भी अगर हम परियोजना को चालू करते हैं तो जो संसाधन होते हैं उसके द्वारा समय, पहली बात तो जो काम होना चाहिए वो टाइम से होना चाहिए और खर्च उसमें कम से कम आनी चाहिए। तो उसके लिए जो शेड्यूलिंग की जाती है वो कहलाता है आयोजन का उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयोजन का आधार। देखिए इसके लिए जो आयोजन का, अगर हम किसी भी आयोजन को कर रहे हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नक्शे तथा एस्टीमेट की व्यवस्था करेंगे। नक्शे का मतलब वहां का हम टॉपोग्राफिकल मैप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वहां का डिजाइन करेंगे, नक्शे बनाएंगे तथा एस्टिमेटिंग करेंगे। फिर निर्माण सामग्री की बात आती है। निर्माण सामग्री में क्या है कि अगर कहीं भी हम किसी भी साइट का स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। तो उसका स्टोरेज हम क्या करेंगे, पहले ही हम निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर लेंगे। फिर बात आती है श्रमिकों की। तो इसके लिए क्या होगा कि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता करनी चाहिए ताकि जो कार्य होना चाहिए वो हमारा अच्छा हो। कुशल श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है यातायात का साधन। अब देखिए जहां पे हमारा साइट है, साइट के आसपास आपका क्या होना चाहिए, रेल मार्ग होने चाहिए, सड़क होने चाहिए, ताकि कोई भी सामान हमारा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान आ रहा है तो उसको हम आसानी से साइट तक पहुंचा सके। फिर बात आती है औजार तथा मशीनों की। अब मशीनें क्या होंगी, अगर हमारा कार्य हो रहा है, अगर हम मशीनों से करवाएंगे तो हमारा जो वर्क होगा वो अच्छा होगा। फिर आती है निर्माण विधि की। हम आधुनिक विधियों द्वारा हम निर्माण कार्य को पूरा करवाएंगे। विधियां क्या होनी चाहिए, इस समय की जो आधुनिक टेक्निकल विधि है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, निर्माण विधि को कराएंगे। उपकरणों की मरम्मत। अब मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, अब कोई भी आपका औजार या मशीन कोई भी है, अगर वो उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो जो साइट पर ही क्या हो जाए, साइट पर सही कराए जा सके, जो उपकरण है वो साइट पर ही सही कराए जाए। तो ये हो गई उपकरणों की मरम्मत। फिर क्या आती है, स्थल की सुरक्षा। अब वहां पे दुर्घटना जो होनी चाहिए, दुर्घटना कम से कम हो, दुर्घटना क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। फिर आता है श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं। अब हम क्या करेंगे, श्रमिक के हित के बारे में सोचेंगे, उनके लिए सुविधाएं क्या क्या करेंगे। उनको जैसे हमारी साइट जो है, साइट के पास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीजें श्रमिक के हित में है। फिर बात आती है उत्साहन, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य को अच्छा करता है तो उसे हम क्या करेंगे, बोनस देंगे। हम क्या करेंगे, बोनस देंगे। उसकी हम क्या करेंगे, पदोन्नत करेंगे, उसकी हम पदोन्नत करेंगे। फिर बात आती है वित्तीय आगत, जहां से फंडिंग आती है। अब देखिए फंड जो होनी चाहिए, जो आपका फंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस आए। अब मान लीजिए फंड अगर कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो इफेक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए फंड कंटिन्यू आ रहा है तो हमारा कार्य चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर होते हैं, कोई भी मान लीजिए लेबर, कोई भी इंजीनियर, ठेकेदार, ये इन लोगों को क्या चाहिए, फंड चाहिए। फंड के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, फिर इनकी जो प्लानिंग होती है उस हिसाब से ये काम करेंगे।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है चौथा, निर्माण आयोजन का वर्गीकरण। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिस्कशन किस तरीके से, देखिए निर्माण आयोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इसको हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है मालिक या विभाग, कोई भी विभाग या मालिक जो कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाएगा उसके द्वारा क्या प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आता है ठेकेदार या निर्माण एजेंसी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उनकी क्या प्लानिंग रहती है उसके बारे में। अब देखिए जो मालिक या विभाग द्वारा आयोजन होता है, ये दो, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट तो आएगा ये टेंडर का आमंत्रण, जो टेंडर या निविदा जिसे हिंदी में कहते हैं, निविदा आमंत्रण से पूर्व आवेदन। अब देखिए आयोजन हम किस तरीके से करेंगे, टेंडर से पहले आयोजन करेंगे, और टेंडर अगर टेंडर हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, दो तरीके से। अब देखिए बात आती है ठेकेदार की। अब ठेकेदार क्या करेगा, जब ठेका उसे नहीं मिला रहेगा, मतलब ठेका प्राप्ति के पूर्व, पहले वो प्लानिंग करेगा, और ठेका जब उसको मिल जाएगा तब वो प्लानिंग करेगा। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है निर्माण आयोजन का वर्गीकरण, अब इसके अंतर्गत दो टॉपिक्स थे। तो पहला टॉपिक जो था वो था मालिक द्वारा आयोजन, ऑनर्स की प्लानिंग क्या क्या रहेगी। अब देखिए टेंडर आमंत्रण से पूर्व आयोजन, पहले अब जो मालिक होगा तो वो क्या करेगा, टेंडर से पहले वो क्या प्लानिंग करेगा कि जो साइट होगी उसकी क्या करेगा, स्वीकृति प्राप्त करेगा, उसके लिए डिजाइन करेगा, नक्शे तथा विशिष्टियां, इसको ये तैयार करेगा। फिर क्या करेगा, विज्ञापन से क्या करेगा, टेंडर मांगेगा और ठेका पत्र तैयार करेगा। फिर क्या करेगा, निविदा के साथ साथ वो क्या करेगा, अर्नेस्ट मनी को भी वो अपने जो टेंडर के लिए विज्ञापन देगा उसमें क्या करेगा, अर्नेस्ट मनी को भी संलग्न करेगा। फिर बात आती है टेंडर या जो निविदा होती है प्राप्ति के बाद का प्लानिंग क्या रहेगा। उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, जो टाइमिंग होगी, टाइमिंग से ही और डेट से ही क्या होगा, टेंडर को खोला जाएगा, जिसका रेट न्यूनतम होगा और जो उपयुक्त टेंडर होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुलनात्मक प्रणाली एक्सेप्ट की जाए। तुलनात्मक का मतलब ये होता है कि देखिए जो टेंडर देने वाले जो आपके पास आएंगे टेंडर्स, उसमें अमाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम टेंडर देंगे। निर्माण आयोजन के वर्गीकरण में जो दूसरा टॉपिक था वो है ठेकेदार द्वारा आयोजन। अब ठेकेदार क्या करेगा, टेंडर भरने से वह ठेका प्राप्ति से पूर्व वो प्लानिंग क्या करेगा, वो क्या करेगा, कार्यस्थल की जानकारी, जहां पे साइट है उसके बारे में वो क्या करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा कि कार्यस्थल कैसा, साइट हमारी कैसी है। फिर क्या करेगा, उस कार्य की ड्राइंग को देखेगा, एस्टीमेट को देखेगा था, उसकी विशिष्टियां जो होंगी, स्पेसिफिकेशंस होगा, उसका वो एनालिसिस करेगा। फिर क्या करेगा, सामग्री उसकी क्वालिटी चेक करेगा, मूल्य, परिमाण, प्राप्ति का स्थान, भंडारण, ये सारी चीजें वहां पे किस तरीके से करनी है उसका वो एनालिसिस करेगा। फिर बात आती है श्रमिक की। टेंडर क्या करेगा, जितना लागत होता है उसका लगभग 30% क्या लगता है, जो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए है तो 30,000 रुपए क्या करेगा, श्रमिक मतलब लेबर चार्ज जाएगा। तो उस तरीके से फिर अब बातें आती हैं उसमें कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, उसके लिए वो जा करके वहां एनालिसिस करेगा। भौगोलिक स्थिति, अब क्या करेगा, जो ठेकेदार होगा वो जा करके वहां पे उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेगा कि वहां की जमीन कैसी है, दरारें, चट्टान, फटान, नदियां, झरने, इस तरीके के कोई कंडीशंस तो नहीं है। फिर क्या करेगा, वहां जो फाउंडेशन नींव जो डालेगा वो किस तरीके की डालनी है, राफ्ट, कूपक, पाइल, किस तरीके की, और भी जो नींव की क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था को चेक करेगा। ट्रांसपोर्टेशन की, अगर वहां पे हम साइट, मान लीजिए ठेकेदार टेंडर ले रहा है तो यातायात की व्यवस्था, वहां पे यातायात, सड़क है, रेलवे की व्यवस्था है कि नहीं। फिर क्या, परियोजना को कितने टाइमिंग में, टेंडर में है कि इतने टाइमिंग में पूरा करना है, उसके अकॉर्डिंग वो जाकर के वहां एनालिसिस करेगा। और वो टेंडर में कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको चेक करेगा। फिर बात आती है पेमेंट की, और पेमेंट को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है या किस तरीके से पेमेंट का मेथड है वो चेक करेगा। फिर सेकंड पार्ट में बात आती है ठेका प्राप्ति के बाद। अब मान लीजिए किसी ठेकेदार को ठेका मिल गया, अब ठेका के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले साइट पे एक शिविर का निर्माण करेगा ताकि वहां पे लोगों को वो रख सके। फिर क्या करेगा, निर्माण क्रियाओं का निर्धारण करेगा, किस तरीके से हमें पहला स्टेप वाइज वो क्या करेगा, जो निर्माण की क्रियाएं हैं उसको वो फिक्स करेगा। फिर बात आती है निर्माण कर्मियों का नियुक्ति। अब जो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो लेबर, वर्कर्स, किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति वो करेगा। फिर निर्माण सामग्री की पूर्ति। अब बात आती है निर्माण सामग्री की, समय समय पे निर्माण सामग्री मिलती रहे, इसके लिए वो क्या करेगा,
आवागमन के लिए निर्माण सामग्रियों की व्यवस्था करेगा ताकि टाइमिंग से वो निर्माण सामग्रियां मिलती रहे। फिर उपकरणों की प्राप्ति, अब मान लीजिए वो साइट जो है, साइट में कोई ना कोई इक्विपमेंट लगेंगे। अब इक्विपमेंट की व्यवस्था वो पास में हो जाए, आसपास से व्यवस्था हो जाए, ज्यादा दूर न जाना पड़े और किसी उपकरण के लिए उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर बात आती है खुदरा कार्यों की सूची। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग से कोई वर्क आ जाते हैं, तो उसकी भी वो क्या करेगा, सूची बना लेगा। फिर बात आता है समय तथा साधनों का समंजन। अगर कोई भी वर्क है तो ठेकेदार जाएगा साइट पर, वो उसको देख करके एक वो रफली अंदाजा लगा लेता है कि कितना टाइमिंग उसको लगेगा। उस हिसाब से वो समय और संसाधनों में क्या करेगा, एक समंजन अपना व्यवस्थित कर लेगा। तो दोस्तों आज के नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है निर्माण संक्रियाएं। अब देखिए कोई भी हम परियोजना कर रहे हैं, कोई परियोजना साइट पे हम निर्माण करेंगे तो उसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, सीक्वेंस में चलाएंगे और श्रमिक तथा समय का सदुपयोग करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक कंस्ट्रक्शन का वर्क है, उसके लिए कौन कौन सी उपक्रियाएं, उसमें कौन कौन सी उपक्रियाएं मेनली होती हैं। सबसे पहले तो जो साइट है उसकी हम सफाई करेंगे, उसकी डिमार्केशन करेंगे। फिर क्या है, फाउंडेशन नींव की खुदाई करेंगे, उसमें कंक्रीट वर्क करेंगे, जो फाउंडेशन होगा और जो प्लिंथ होगा उसमें चिनाई का कार्य करेंगे। फिर डैम प्रूफ कोर्स उसमें लगाएंगे अगर आवश्यकता है तो। फिर क्या करेंगे, उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें चिनाई करेंगे, आरसीसी वर्क है उसको करेंगे। फिर छत का कार्य करेंगे, रूफ वर्क करेंगे। उसके बाद उसमें दरवाजे तथा खिड़कियां सेट करेंगे। फिर क्या है, प्लम्बरिंग का वर्क करेंगे, सैनिटरी का वर्क करेंगे, प्लास्टर का वर्क, टिपिंग करेंगे, प्लास्टिक अगर प्लास्टर की आवश्यकता है, प्लास्टिक या पॉइंटिंग की आवश्यकता है तो वो करेंगे। फिर फर्श डालेंगे उसमें। फर्श के बाद उसमें विद्युत फिटिंग्स की व्यवस्था करेंगे। फिर उसके बाद उसमें सफेदी व जो पेंटिंग का वर्क है उसको करेंगे। और फिर भवन से संबंधित अगर जिस टाइप्स का हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसे संबंधित विभाग को हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।